So, hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Learner Kitable. Here we have the most awaited video, जो important dates की वीडियो है हमारे क्लास 2 हिस्ट्री के ऊपर। जैसा कि सीयूटी के एग्जाम्स हो रहा है, दो एग्जाम्स आपके 15 जुलाई एंड 16 जुलाई को होते हैं, तो जो भी हमने एनालिसिस की, बच्चों से इनपुट्स लिए, तो पता चला कि डेट्स का बड़ा महत्व है। एक तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते ही हैं वन लाइनर कि भाई गेटवे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन स्टोन कब लेड हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी कब होता है, दीवानी राइट्स कब दिए जाते हैं, ये सब तो है ही है। इसके अलावा आपके अरेंजमेंट बेस्ड सवाल भी आते हैं कि आपको ना 4 इवेंट्स दे दिएगा, उसको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके देना है। तो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ डेट्स कि कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ। इसके लिए हमने कहा कि भाई एक कंप्लीट वीडियो ले आता है जिसमें जितने भी आपके 15 चैप्टर्स हैं उन सबके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं, एंड वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि आप न केवल अगर अगस्त में एग्जाम है तो आप इसको याद भी कर सको, और अगर कल परसों एग्जाम है तो उसको रिवाइज कर सको। ओके, सो हेयर वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर 1। शुरुआत करेंगे। देखो, मैं उन सारे डेट्स को बिल्कुल भी कंसिडरेशन में नहीं लूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, कुछ कुछ डेट्स बट ऐसे हो सकते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी मैंने इसमें डाला है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो। ठीक है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड या इलाहाबाद की ट्रीटी से रिलेटेड जो डेट्स है वो नहीं है एनसीईआरटी में डायरेक्टली, बट सवाल आ रहा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये बियॉन्ड एनसीईआरटी सवाल है। ये तो बेसिक सा सवाल है ना। जब हम लोग परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं तो दीवानी राइट्स का तो महत्व है ना वहाँ पे, और हमने भी वन शॉट में वो पढ़ाई हुआ है, इलाहाबाद की ट्रीटी और बैटल ऑफ बक्सर। तो जो ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको पूछा जा सकता है, भले ही वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो उनको भी मैंने यहाँ पे डाला है। शुरुआत करेंगे। 1875 में कनिंघम साहब के पास सबसे पहले सील पहुंचती है एंड वो रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। आपने चैप्टर में पढ़ा भी होगा, एक जो इमेज उन्होंने अपनी खुद के तैयार की थी हड़प्पन सील्स को एनालाइज करके। तो 1875 में कनिंघम की रिपोर्ट पब्लिश हुई द हड़प्पन सील। उसके बाद 1921 से 22 दयाराम सैनी एक्सकेवेट करेंगे हड़प्पा को। एम एस वत्स करके एक पर्सनैलिटी है, वो भी एक्सकेवेट करता है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि की फाइंडिंग्स हमें दयाराम सैनी के एक्सकेवेशन से मिली है। ठीक है, तो सबके बारे में ध्यान रखना जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में आप ध्यान रखें। एंड मेक श्योर कि जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया, वहां से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे डाउट्स पूछ लें, जो भी दिक्कत है। और अगर आपको अरेंजमेंट बेस्ड रिलेटेड सवाल वगैरह करने हैं तो हमने मॉक्स तैयार किए हिस्ट्री के, उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमने सारे टाइपोलॉजीज का वहाँ पे खासा ध्यान रखा है, एंड दे आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। जिसने भी इन्वॉल्व किया आप पूछ सकते हो उनसे। 1922 में राखालदास बैनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो एक्सकेवेट किया, बगल में थी। ठीक है, एंड पता क्या चला कि वहां पे भी हड़प्पा जैसे सील सी मिल रहा, तो ये पता चला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चूंकि बहुत चीजें सिमिलर है यहाँ पे, यहाँ के फाइंडिंग्स में, तो हो सकता है कि दोनों आपस में कनेक्टेड हो। एंड लेटर ऑन वी रियलाइज, हमें पता चला कि ये दोनों एक ही सिविलाइजेशन के साइट्स है। और इन सब को एनालाइज करने के बाद ऑफिशियली 1924 सर जॉन मार्शल अनाउंस्ड कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये कोई नया सिविलाइजेशन है, ये किसी एंशंट कल्चर का पार्ट नहीं है, मेसोपोटामिया का पार्ट नहीं है, इजिप्शियन कल्चर का पार्ट नहीं है। सो ऑफिशियली इन 1924 जॉन मार्शल अनाउंस्ड द वर्ल्ड अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। 1944 में आर.एम. व्हीलर, जो कि मिलिट्री बैकग्राउंड से थे, अपने स्ट्रेटिग्राफी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि भाई कैसे आप लेयर्स की फाइंडिंग्स को अप्रोच करते हैं, तो उसके लिए बड़े फेमस थे। ये एसआई के हमारे चीफ बनते हैं। 1946 में ये खुद भी हड़प्पा को एक्सकैवेट करने जाते हैं, आपने एक सोर्स भी पढ़ा होगा इस चैप्टर में। फिर 1955 में, अब देखो यहाँ पे दो मैंने टाइमलाइंस उठाया क्योंकि हो सकता है ये पूछ सके। एसआर राव करके हमारे साउथ इंडिया से एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लोथल में खुदाई शुरू करी, और 1990 के आसपास धोलावीरा को एक्सकेवेट करते हैं आर एस बिष्ट। तो यहाँ पे आर एस बिष्ट, धोलावीरा, एस आर राव, लोथल। और डेट्स तो आपको पता चली गया, तो डेट्स के साथ ना इससे जुड़ी हुई पर्सनालिटी या कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कि लोथल किसने एक्सकेवेट किया था, धोलावीरा को किसने डिस्कवर किया था, आर एस बिष्ट ने किया था, कब किया था ये भी पता चल गया, किसने किया था ये भी पता चल गया। तो दीज आर सब इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ चैप्टर 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो हमने एसआई की बात की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो आप ये मुझे बताओ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। ये आपके किताब में नहीं दिया, बट फिर भी रिसर्च कर लो, हो सकता है अगर एग्जाम में आए तो आप इसको सॉल्व कर सको। नाउ चैप्टर 2 शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि महाजनपद के पीरियड से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो वैदिक पीरियड, हड़प्पा सिविलाइजेशन और महाजनपद, इन दोनों के बीच जो 1000 सालों का पीरियड था, दैट वाज वैदिक पीरियड। तो 1500 बीसी से 500 बीसी हमारा वैदिक पीरियड है। इसको मैं अगले चैप्टर में बाइसेक्ट करूंगा। 1500 से 1000 बीसी आपका ऋग्वेदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड हो गया, और फिर 1000 बीसी से 500 बीसी आपका हो गया लेटर वैदिक पीरियड। 1838 में चूंकि महाजनपद से रिलेटेड है, मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है, तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का डिसाफरिंग है
जो जेम्स प्रिंसेप ने करा था वो इंपॉर्टेंट हो जाता। तो जेम्स प्रिंसेप इन 1838 डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, और उसी के बाद हमें न केवल मॉडर्न एम्पायर के बारे में चीज़ें पता चल पाती बल्कि उससे पहले की भी चीज़ें बहुत सारी पता चलती। और ये जो पीरियड है 600 बीसी से 600 सी के 1000 सालों का, दैट इज कंसिडर्ड एज अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि इसी जमाने की हिस्ट्री हमारे पास अच्छे खासे मात्रा में अवेलेबल है। ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड बहुत कम अवेलेबल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें केवल क्लूज ही मिले हैं अभी तक। हमने कोई कंक्लूजन यहाँ पे सब्सटैंशियल ड्रॉ नहीं किया हुआ। अभी और भी चीज़ें जैसे जैसे खोजी जाएंगी, डिसाफर की जाएंगी, वैसे वैसे और पता चलता जाएगा। देन 321 322 बीसी, देखो आपके एनसीईआरटी में 321 बीसी दिया हुआ है। आपके अगर आप गूगल पे देखोगे तो मोस्ट ऑफ साइट्स 322 बीसी दिखाते हैं, इसलिए मैंने दोनों डेट्स मार्क कर दिया। यहाँ पे जो है मौर्यन एम्पायर की इस डेट को स्थापना हुई थी। अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो फिर आप 321 बीसी के साथ जाना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आया तो आप उसके साथ जाना। 322 भी सही हो सकता है, 321 भी सही हो सकता है, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड डेट्स है। ठीक है, हमारे पास उस टाइम की जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है वो तैयार तो नहीं है ना, कोई क्रॉनिकल लिखने वाला तो था नहीं। ऐसे ही आप अशोका के रन को अगर देखो तो कोई कहता 272 से शुरू हुआ था, कोई कहता 261 से शुरू हुआ था, इसीलिए आपके एनसीईआरटी में स्लैश देके दे दिया गया कि दैट इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड। 272 बीसी से 231 बीसी तक का है, और नीचे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो बीसी है, नीचे जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे कम होते जाएंगे डेट्स। ठीक है, उसके बाद 600 से लेके 500 बीसी तक जो महाजनपद थे, ठीक है, वो उभर के आते हैं। उपनिषदों की रचनाएं होती है, जो अर्लीस्ट उपनिषद है, वैसे तो बहुत सारे उपनिषद देखे गए विद द टाइम, जिसमें आपका बृहदारण्यक आता है, चांदोग्य उपनिषद आता है। ठीक है, फिर 320 सी में आपका गुप्ता अम्पायर, 4th सेंचुरी सी आपने पढ़ा भी होगा। इसमें आप 335 से 375 सी, अब सी है तो हम लोग ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, बी सी में नीचे की तरफ आते थे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते थे नीचे की तरफ आते थे, और जब सी है आफ्टर का इसमें हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो 335 से 375 सी समुद्रगुप्त का हमारा शासनकाल है। प्रयाग प्रशस्ति इनसे रिलेटेड है, इसीलिए इनके टाइमलाइन में इनका जिक्र है, तो ये भी याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। 606 से लेके 47 सी तक हर्षवर्धन का शासनकाल है, इस इनका भी जो है टाइमलाइन में जिक्र है, क्योंकि आखिरी हमारे हिंदू सम्राट थे। और जो इंडिया स्टेबलाइज रहा इनके पीरियड के बाद, फिर तो इन्वेडर्स आते हैं एंड फिर दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। ठीक है, और फिर जो है दिल्ली सल्तनत जब तक नहीं स्थापित हुई थी तब तक ये जो पीरियड था पूरा एकदम डिस्टेबलाइज रहता था। बाद में दिल्ली सल्तनत आती है, मुगलों ने फिर स्टेबलाइज किया पूरे रीजन को। सो रेन ऑफ हर्षवर्धन, तो दैट्स ऑल इन द सेकंड चैप्टर। नाउ वी विल बी मूविंग टू द चैप्टर थर्ड। हो सकता है इसमें डेट्स ज़्यादा हो, जैसे 1919 में क्रिटिकल एडिशन महाभारत की जो है उसको बनाने की शुरुआत हुई कि भाई अलग अलग जगहों से महाभारत की पांडुलिपियों को आप एकत्र करो और देखो कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या वेरिएशंस है। तो ये 1919 में काम शुरू हुआ, 1966 तक चलता है। किसके नेतृत्व में हुआ था मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत का जो प्रोजेक्ट था कि अलग अलग जगहों से पांडुलिपियां एकत्र करके मुझे बताना है कि क्या वेरिएशन है, क्या सिमिलैरिटीज है, किसके नेतृत्व में हुआ था। 1000 बीसी ऑनवर्ड्स आपके गोत्रों का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व होता है। वैदिक ऋषियों के नाम से गोत्र बनने लगे, लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया। 500 बीसी से 600 सी तक का जो पीरियड था, इसमें धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र को कंपाइल किया जाता, संस्कृत में कंपाइल किया गया था, लैंग्वेज याद रखो। उसके बाद 321 322 बीसी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न एम्पायर। 500 बीसी से 100 बीसी तक आपका जो पाली में त्रिपिटकास हैं, बुद्धिस्ट टीचिंग्स, उनको कंपाइल किया गया। उसके बाद अगर आप 500 बीसी से 400 सी तक, दैट्स व्हेन रामायण और महाभारतों को कंपाइल किया गया। तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र भी एक ही साथ कंपाइल किए जाने शुरू हुए, बट वो ज़्यादा देर तक कंपाइल्ड होते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डालनी थी। रामायण महाभारत 400 सी के आसपास कंपाइल्ड होके इनका जो प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया। इसके बाद 200 बीसी से 200 सी, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये जो 400 सालों का पीरियड है, मनुस्मृति इस पीरियड में कंपाइल की गई। एंड मनुस्मृति इज अ पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र। लोग कहते हैं कि सर मनुस्मृति भी लीगल टेक्स्ट है और धर्मशास्त्र भी लीगल टेक्स्ट है, तो आखिर ब्राह्मण और उस समय के जो रूलर्स थे वो मानते किसे थे? तो धर्मशास्त्र का ही तो पार्ट है मनुस्मृति। ठीक है, वो अलग नहीं है कोई। जैसे धर्मशास्त्र एक लीगल टेक्स्ट है, वैसे ही मनुस्मृति भी लीगल टेक्स्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र। ओके, देन 100 सी में आपका चरक और सुश्रुत संहिता, और देखो इसको ना अब अरेंज करने को दे देंगे। मनुस्मृति का कंपाइलेशन हो गया, चरक और सुश्रुत संहिता का कंपाइलेशन हो गया, फिर आपके पुराणों का कंपाइलेशन हो गया, नाट्यशास्त्र का कंपाइलेशन हो गया, इन सबको कह देंगे अरेंज करने को कि बताओ अब इसको अरेंज करो कालक्रमानुसार, क्रोनोलॉजिकल मैनर में। तो फिर आपने अगर डेट्स रिवाइज किए हैं तो आप इसको अच्छे से बता पाओगे। दैट्स ऑल द दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट डेट्स इन चैप्टर थर्ड। ठीक है, इसी में 500 बीसी के आसपास आपका अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की व्याकरण वो भी रचित होती है। नाउ वी विल बी मूविंग टू द चैप्टर फोर्थ। यहाँ पे सबसे पहले शाहजहां बेगम के शासनकाल को देख लेते हैं, क्योंकि सांची के स्तूप से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 1868 से 1901 ये मैंने एक सोर्स से उठाया है।
तो ये शाहजहान बेगम का शासनकाल है। 1854 में वॉल्टर इलियट आते हैं, अमरावती के स्तूप को विजिट करते हैं। 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास बराबर केव्स को अब यहाँ पे मैंने क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को नहीं लिखा है, क्योंकि एससीईआरटी में ना छितर-बितर करके चीज़ें लिखी हुई है, तो उस हिसाब से मैंने कंपाइल करना, टाइम कम था। कोशिश की है कि मैं कनेक्ट करके आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ। 3rd सेंचुरी बीसी में अशोका ने स्तूपों का भी शुरू किया निर्माण, और इसी टाइम में उन्होंने बारबर केव्स भी बनाया था। बराबर केव जो आपके बिहार में लोकेटेड है। आज किसके लिए बनाया था? क्या जैन भिक्षुओं के लिए बनवाया था? क्या बुद्धिज्म के फॉलोअर्स के लिए बनवाया था? या किसी और सेक्ट के फॉलोअर्स के लिए बनवाया था? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। 8 सेंचुरी एडी कैलाशनाथ टेम्पल। अब केव्स की बात आती है तो एलोरा केव्स में कैलाशनाथ टेम्पल करके मंदिर है। किसने बनाया था कैलाशनाथ टेम्पल? अगर आपको नाम नहीं पता तो आप क्या ये बता सकते हो कि किस अंपायर से वो रिलेटेड थे? ओके। उसके बाद ये हमारा टाइम पीरियड है अशोका का शासनकाल। इस चैप्टर में भी अशोका इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको पढ़ना तो ज़रूरी है ही है। 1500 से 1000 बीसी आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, क्योंकि उस टाइम में आपके सैक्रिफाइसेस का चलन नहीं था, प्रेयर्स होते थे। उसके बाद 1000 बीसी से 500 बीसी प्रेयर्स वगैरह आने लगे। प्रेयर्स को हटा के अब लोग सैक्रिफाइसेस पे ज़्यादा जोर देने लगे कि कैसे करके यज्ञ करें, जल्दी से जल्दी चीज़ों की प्राप्ति हो। ठीक है। तो यहाँ पे अग्नि की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, वरुण की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। फिर 6 सेंचुरी बीसी अगर आप देखें तो अर्ली उपनिषद, ये तो फिर हमने वहाँ भी पढ़ा हुआ था। नाउ वी हैव 3rd सेंचुरी बीसी। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, क्योंकि चैप्टर 3rd और चैप्टर 4 चैप्टर 3 सेकंड के कॉन्टेंट्स मिलते जुलते हैं। ठीक है, और मैंने जानबूझ के भी सिमिलर चीज़ों को डाला ताकि वो रिवाइज हो सके आपके दिमाग में। 3rd सेंचुरी बीसी में ही स्तूपों का भी निर्माण शुरू होता है। जैसे जो शुरुआत के 3 स्तूप हैं आपके, सांची, आपके भरूच के स्तूप, और एक स्तूप और है फॉरगेटिंग। ये 3 बहुत इनिशियल स्तूप थे। ठीक है। उसके बाद 2nd सेंचुरी बीसी में आपके सेवियर वर्शिप का कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा। शैविज्म, वैष्णविज्म, महायान फिलॉसफी आएगी। 3rd सेंचुरी सी के आसपास अब सेवियर वर्शिप थी, तो लोगों को भक्ति दिखाने के लिए कहीं पे जाने की ज़रूरत थी, तो मंदिरों को बनाने का चलन शुरू होता है। उसके बाद 1914 में जॉन मार्शल थे, जिन्होंने सांची के स्तूप के ऊपर रिसर्च किया था। उन्होंने एक वॉल्यूम पब्लिश की अपने रिसर्च पेपर से रिलेटेड, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। इसको इन्होंने एल्फ्रेड फॉकर के साथ बनाया था शायद। ठीक है, तो आप अगर ये पूछे कि किसके साथ बनाया था तो आप बता सकते हैं। 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर, हमारा जो बुक 1 है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है। मेक श्योर कि आप थम्स अप जरूर दे दें अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई है। तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊँ एंड आपको इंगेज करके रख सकूँ क्वेश्चंस के माध्यम से, तो आप जवाब जरूर दें। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो भी मैं पूछ रहा हूँ। नाउ कमेंट द चैप्टर 5। 973 एडी में अल बरूनी का जन्म हुआ। कहाँ पे जन्म हुआ कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। ठीक है, और किस देश में वो भी बता दो। 1070 एडी में जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहां से इनको कैप्टिव बना के महमूद गजनी जो था, वो अपने कैपिटल गजनी ले आता है। ठीक है, महमूद गजनवी नाम है, गजनी तो शहर का नाम। गजनी ले आता है, और फिर यहाँ पे वो अल बरूनी जो उसके दरबार में एज ए स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर काम करेंगे। 1333 के आसपास इब्न बतूता की कहानी शुरू होगी। इंडिया आएंगे वो। ठीक है, 1333 में से तो इन्होंने शायद अपना वतन छोड़ा था 1325 में। यात्रा पे 1325 के आसपास ही निकले थे, और 1354 के आसपास अपने वापस होम टाउन पहुंचे थे, पूरी दुनिया का भ्रमण करके, एक्सेप्ट यूरोप। 1354 में वो फिर घर वापस आते हैं 1440 के आसपास। अब कुछ ट्रैवलर से रिलेटेड जो कब वो आए हैं वो ध्यान में रखो। इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, शेख अली हाज़न, महमूद वली बाल्खी, मार्को पोलो। क्योंकि ये मैं आपको अगर क्रोनोलॉजिकली कंपाइल करने को कह दूँ कि भाई इसको अरेंज करो, तो फिर दिक्कत ना आए। 1440s में अब्दुल रज़ाक आएंगे, जो विजयनगर भी विजिट करते हैं। फिर आपके 1626 से 31 में आपके महमूद वली बाल्खी इतने दिनों तक इंडिया में रहते हैं। शेख अली हाज़न 1740s में आता है। तो आपको मैं अगर कह दूँ कि इन चारों को कंपाइल करो अरेंजमेंट बेस्ड करके, तो सबसे पहले इब्न बतूता आएंगे, फिर आएंगे अब्दुल रज़ाक साहब, फिर आएंगे महमूद वली बाल्खी, फिर आएंगे शेख अली हाज़न। और ये शेख अली हाज़न ही थे जो इंडिया में इनकी उतनी इज्जत नहीं हुई जो इन्होंने सोचा था, जो इन्होंने बाकी के ट्रैवलर्स को अपनी किताबों में पढ़ा था। तो ये बड़ा बुरा लगता है कि भाई इंडिया तो बहुत नीयरेस्ट कंट्री है, इनको अपने मेहमानों को नवाजना नहीं आता। 1656 से 68 तक बर्नियर इंडिया में रहते हैं। उसके बाद 1466 से 72 रशियन ट्रैवलर अपना से निकेतन इंडिया में आए थे। 1200 कुछ ईस्वी में, मतलब 13 सेंचुरी में मार्को पोलो इंडिया आते हैं, मतलब वो विजिट करते हैं। ठीक है, पूरे उसको एशिया को। तो वो भी आप याद रखेंगे। 1518 में मैंने यहाँ पे मार्को पोलो मिस कर दिया, मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। सो बारबोसा विजिटेड इंडिया इन 1518 एंड बारबोसा, अफनासी, निकेतन और अब्दुल रज़ाक, ये तीनों ही विजयनगर शहर को भी विजिट करते हैं। बारबोसा वॉज फ्रॉम विच कंट्री? आई वॉन्ट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। जितने भी लोग हो आंसर दो, ये सारे आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है। बारबोसा चैप्टर 7 में जिक्र है उसका, अफना से निकेतन रशिया से थे, चैप्टर 7 में जिक्र। अब्दुल रजाक कहाँ से थे? वो कहीं के एम्बेसडर थे। कहाँ के एम्बेसडर थे वो बताओ। देखो मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पाउज करके जवाब दोगे ना, और ये सारे सवाल एनसीईआरटी के हैं, तो आप स्किप मत करना कभी भी।
नाउ मूवी टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6। हमारे पास कहानी शुरू होती है 945 एडी से। परंतक वन जो है वो क्या करते हैं, तीन जो सबसे बड़े नायनार संत थे, अपार, सुंदरार और सांबंदर, इनकी मूर्तियों को स्थापित करते हैं शिव टेम्पल में और उनका जलाभिषेक करवाते हैं। और 500 से 800 सी में ये जो तीन संतों का नाम मैंने लिया, उनका पीरियड था, ये इस 300 सालों में आए थे। अपर, संबंदर, सुंदरार, ये तमिलनाडु के थे। फिर 800 से 900 सी तक अंडाल जो कि विष्णु के भक्त थे, मणिक वाशकर जो कि शिव के भक्त थे, तोंडाडी डिपुड्डी जो कि खुद अलवर थे और वैष्णु के भक्त थे। तो तोंडाडी डिपुड्डी एंड अंडल ये दोनों विष्णुविज्म के समर्थक हुए, मतलब फॉलोअर हुए, और मणिक वाशकर आपके शैविज्म के फॉलोअर। बट मणिक वाशकर नायनार नहीं है, ये तीनों तमिलनाडु के ही थे। 1100 से 1200 बीसी के बीच बसावना आते हैं और लिंगायत धर्म की स्थापना रखी जाएगी। 711 एडी में मोहम्मद बिन कासिम, अरब कमांडर, सिंध को कॉन्कर करेगा और इस्लामिक इन्वेजन यहाँ से शुरू हुआ। 1235 में यहाँ पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और मोइनुद्दीन चिश्ती की डेथ होगी। कहीं पे 1236 दिया, बट एनसीईआरटी में दोनों की डेथ जो है वो 1235 की बताई गई है। मोइनुद्दीन चिश्ती बड़े थे उम्र में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से और सीनियर भी थे सूफिज्म में। ओके। फिर 1265 में फरीदुद्दीन की डेथ होगी। शेख फरीदुद्दीन की दरगाह कहाँ पे लोकेटेड है, ये बताओ, ये कहाँ पे लोकेटेड है, एग्जैक्ट जगह का नाम मुझे चाहिए। फिर 1325, और इसके साथ ये भी बताना कि दातागंज बख्श अबू अल हसन हुजविरी जिन्हें कहते हैं, उनकी दरगाह कहाँ पे लोकेटेड है। 1325 में निज़ामुद्दीन औलिया की डेथ होती है। 1365 में आपके शायद नसरुद्दीन चिराग दली की डेथ होगी। 1568 में क्या करते हैं अकबर साहब, मोइनुद्दीन चिश्ती के टॉम्ब में एक बड़ा सा देग देते हैं जिसमें कि खाना बन सके, जो भी लोग आते हैं विजिट करते हैं उनके लिए। उसके बाद हमारे पास 1400 से 1500 के बीच बहुत सारे संत आएंगे। कबीर, रायदास, सूरदास और शंकर देव जो आसाम में थे। कीर्तन घोष जिन्होंने लिखा था वो भी उसी टाइम पीरियड के हैं। 1500 से लेके 1600 के बीच बहुत सारे और भी लोग आएंगे, बट गुरु नानक का जो जिक्र है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम दी हुई है 1469 से 1539 की, तो गुरु नानक, तो अगर क्रोनोलॉजिकली कंपाइल करना हो तो कबीर के बाद गुरु नानक है, क्योंकि कबीर तो 1400 के शुरुआती में ही है। ठीक है। उसके बाद 1500 से 1600 में मीराबाई आएंगी, चैतन्य महाप्रभु आएंगे बंगाल में, तुलसीदास आएंगे यूपी में, मलिक मोहम्मद जैसे जिन्होंने प्रेम आख्या पद्मावत लिखी थी, रावल रतन सिंह, पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच की कहानी, तो ये आपके यूपी में थे, जौनपुर से थे। 12, फिर चूंकि दिल्ली सल्तनत के ऊपर ये चैप्टर थोड़ा सा इसमें ये झलक दिखती है, तो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत काबिज रहेगा, और 1526 से 1857 तक मुगल अम्पायर। इसमें 1526 से 1707 तक द ग्रेट मुगल्स, औरंगजेब तक, और औरंगजेब के बाद 1707 से 1857 तक लेटर मुगल्स। बट चूंकि मुगल अम्पायर का अस्तित्व 1857 तक रहा था, इसलिए ओवरऑल हम लोग कहते हैं कि 1526 से 1857 तक मुगल अम्पायर पेपर पे काबिज थे। यहाँ पे हमारा कारनामा खत्म होता है चैप्टर 6 का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7। सो हेयर वी हैव 1336 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। हालांकि ये भी डिस्प्यूटेड डेट है, बट चूंकि आपके चैप्टर में दिया हुआ तो हम लोग इसी को कंसिडर करेंगे। 1336 से लेके 1485 तक, क्योंकि 4 डायनेस्टीज ने यहाँ पे शासन किया, तो पहले डायनेस्टी आपकी संगम डायनेस्टी, वो रूल करेगी। 1485 से 1502 1503 तक सुलभ डायनेस्टी, और सुलभ वाले कौन थे, संगम डायनेस्टी के रूलर्स के कमांडर थे। ऐसे ही सुलभ डायनेस्टी के बाद जो तुलुव आएगी वो कौन थे, संगम डायनेस्टी के, सुलभ डायनेस्टी के रूलर्स के कमांडर थे। तो ऐसे ही जब भी राजा कमजोर पड़ता था तो कमांडर वगैरह आके शासन अपने हाथों में ले लेते थे। तो 1485 से 1503 तक सुलभ डायनेस्टी, 1503 से 1542 तक तुलुव डायनेस्टी। हालांकि रूलर तो थे, बट फिर भी कंट्रोल 1542 के आसपास आलिया रामराय के हाथों में आ गया। तो कहते हैं कि 1542 के बाद आपका अरविडू डायनेस्टी का जो है शासनकाल वो शुरू हो गया विजयनगर अंपायर में। अब कृष्णदेव राय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने भी अपने मॉक में कृष्णदेव राय के लाइफ से रिलेटेड इवेंट को क्रोनोलॉजिकली कंपाइल करने को कहा है, और आपसे एग्जाम में पूछा भी है उन्होंने। तो 1509 से 1529 के बीच ये शासनकाल है कृष्णदेव राय का। क्या क्या कारनामे करते हैं, तो 1512 में रायचूर दोआब जीतेंगे। 1514 में उड़ीसा के गजपति रूलर्स को हराएंगे। एक्चुअली वो गजपति अंपायर नहीं था, यहाँ के जो विजयनगर की किताबों में उन्हें गजपति कहा गया, वो तो कोई और अंपायर रहा होगा। ठीक है। जैसे दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति कहा गया, ठीक है, ऐसे ही उड़ीसा के रूलर्स को गजपति कहा गया। 1514 में वो फिर उड़ीसा के रूलर्स को हराएंगे। 1520 में इब्राहिम आदिल शाह को हराएंगे जो बीजापुर का सुल्तान था। उसके बाद 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा होगा, विजयनगर की सिटी को खाली कर दिया जाएगा, लूटपाट भयानक मात्रा में होती है। फिर 1400 से 1500 के बीच अब कुछ ट्रैवलर्स की बात कर ले, तो 3 ट्रैवलर्स इस टाइम पीरियड में आते हैं। निकोला डी कॉन्टी इटली से, अब्दुल रज़ाक आपके समरकंद यानी कि पर्शिया से थे। उस टाइम में पर्शिया के एम्पेरर ही थे, बस समरकंद आपका आता है शायद उज्बेकिस्तान में आता आज का। अफनासे निकेतन रशिया से थे। ये तीनों इसी टाइम पीरियड में विजिट करता है विजयनगर एम्पायर को। फिर 1500 से 1600 के बीच आपके तीन जो ट्रैवलर हैं, तीनों पोर्चुगल से, डोमिंगो पेस, दुआर्ते बारबोसा। इसीलिए मैंने पहले पूछा था कि दुआर्ते बारबोसा किस कंट्री से, क्योंकि इसका जिक्र है इस चैप्टर में।
ठीक है। तो ऐसा फाइंड द ऑड वन आउट करके आपसे मैं सवाल पूछ सकता हूँ। मैंने 4 ऑप्शंस डाल दिए, दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस, फर्डिनांड नुनीज एंड एक डाल दिया अफनासे निकेतन। तो इसमें ऑड कौन होगा? अफनासे निकेतन होंगे, क्योंकि ये तीनों पोर्चुगल से हैं। अफनासे निकेतन कहाँ से हैं? रशिया से हैं। उसके बाद 1347 के आसपास बहमनी किंगडम बनता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट किंगडम था। 1800 में कॉलिन मैकेंजी अब हम्पी के एरियंस को डिस्कवर करने की बात करता है, तो 1800 में मैकेंजी हम्पी विजिट करेंगे और वहाँ पे जो है फिर वो चीज़ों को स्टडी करेंगे, विरूपाक्ष टेम्पल, पंपा देवी के श्राइन के पुजारियों से पूछेंगे, और जो सर्वे मैप तैयार किया था उसके बेसिस पे आगे चलकर रिसर्चेज होती है। फिर 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ करके एक फोटोग्राफर आते हैं, जिन्होंने फोटोग्राफ्स एक डिटेल्ड फोटोग्राफ खींची। फिर एक इंस्क्रिप्शंस को डिसाफर करने वाले आते हैं जी.एफ. फ्लीट, एंड 1976 में हम्पी को साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया गया, और इसी के तर्ज पर ठीक आप कह ले तो 10 साल बाद 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी घोषित कर दिया जाता है। सो दैट्स ऑल आर द इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ चैप्टर 7। नाउ वी विल बी मूविंग टू चैप्टर 8। ये छोटा सा है, मतलब डेट ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। 1526 में मुगल एम्पायर की स्थापना हुई। इसमें तो हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। 1530 से 40 तक हुमायूं का पहला टर्म। 40 से 55 तक ये एग्जाइल में रहता है, क्योंकि 40 में और 39 में 2 बैटल हुए, चौसा के और कन्नौज के। शेरशाह ने इसे भगा दिया और इसे खोज रहा था पूरे इंडिया में, तो ये शाह अब्बास के यहाँ जाके शरण लेते हैं, सैफविड रूलर। तो ये 40 से 55 तक सैफविड कोर्ट में थे। फिर 55 में 56 में बैटल ऑफ पानीपत होगा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और अकबर जो हिमू को हरा के मुगल एम्पायर की नींव फिर से रखेंगे, पुख्ता करेंगे। नींव तो एक्चुअली बाबर नहीं रखी थी, बट वेरीफाई कर देंगे कि भाई अब कोई हमारा दुश्मन नहीं रहा, अब हम सुकून से इंडिया में रूल कर सकते हैं। तो 1556 से 1605 तक आपके अकबर का शासनकाल है। 1605 से 27 तक जहांगीर। 28 से 58 तक शाहजहाँ। 58 से 1707 तक आपके औरंगजेब आते हैं। 1739 में बैटल ऑफ करनाल होगा, और भारी भरकम त्रासदी जो है वो उसके बाद होती है 1761 में। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का सक्सेसर, वो मराठाओं को हरा के, जो ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पूरे इंडिया को रूल कर मराठाओं की, उसको ख़त्म कर देता। 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद दिवानी राइट्स मिलेंगे ब्रिटिशर्स को, इलाहाबाद की ट्रीटी होगी, शाह आलम सेकंड देते हैं दिवानी राइट्स। तो आप ये भी याद रखेंगे कि दिवानी राइट्स दिए किसने थे? ये शुजाउद्दौला ने नहीं दिए थे, ये मीर जाफर ने नहीं दिए थे, मीर कासिम ने नहीं दिए थे, ये शाह आलम सेकंड ने दिए थे, क्योंकि मुगल अम्पेयर वही थे, तो अथॉरिटी उन्हीं की बनती है ना दिवानी राइट्स वगैरह देने की। फिर 1857 में ऑफिशियली मुगल रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है, बहादुर शाह जफर के शासनकाल के ख़त्म होने के साथ ही। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ बुक सेकंड, चैप्टर 9। इसमें भी अगेन मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट है उनको पहले देख लेंगे। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, स्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। उसके बाद 26 से 30 तक बाबर का शासनकाल रहेगा। फिर 30 से 40 तक हुमायूं का पहला टर्म, और उसके बाद सेकंड टर्म छोटा ही सा 15 से 55, 55 से 56 का। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा। किसके किसके बीच हुआ था ये मुझे बता दो। और उसके बाद अकबर शासन करेंगे। फिर ये सी चीज़ें तो आपने पीछे पढ़ी है, दोबारा मैंने इसलिए डाला क्योंकि एक्चुअली दोनों चैप्टर मुगल एम्पायर पे बेस्ड है, और आपकी रिवीजन हो जाएगी, इसीलिए ये मेन मकसद था, आपकी रिवीजन होना ही मेन मकसद था, कि आपका रिवीजन हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाओ। 1628 से 58 आपके शाहजहाँ आते हैं। फिर 1658 से 1707 औरंगजेब। 1857 में मुगल रूल खत्म हो गया बहादुर शाह जफर के खात्मे के साथ। अब बात करते हैं क्रॉनिकल्स की, तो 1589 से 1601 तक आपका जो अकबरनामा है उसे कंपाइल किया गया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका? क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ने ही अकबरनामा की ट्रांसलेशंस की थी। आइन अकबरी की भी ट्रांसलेशन इसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू होती है। 1563 में, क्योंकि 1560 के बाद सुलह कौल स्थापित हो गया, तो पिलग्रिमेज टैक्स हटाया गया 1563 में, और 1564 में जिजिया टैक्स भी अकबर ने हटा दिया। 1585 में कैपिटल शिफ्ट होती है लाहौर, और 1648 में, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, शाहजहानाबाद कैपिटल शिफ्ट हुई, जो आज का पुरानी दिल्ली है। फिर 1587 में आप गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूंनामा लिखना शुरू करेंगी। 1589 में तुजुके बाबरी, तर्किश में जो बाबर के अपने मेमोइर्स थे, रोजनामा जो डायरी थी उनकी, उसका पर्शियन ट्रांसलेशन होगा बाबरनामा। कंटेंट बाबर के ही है, बस ट्रांसलेशन हुआ था, ये अबुल फजल ने करा था। तो बाबर के मेमोइर्स को ट्रांसलेट किया जाएगा पर्शियन में, तो वो बाबरनामा, और तर्किश में तुजुके बाबरी थी। दोनों एक ही कॉन्टेंट है, बस लैंग्वेज का फर्क है। 1639 से 47 तक बादशाहनामा की जो फर्स्ट टू दफ्तार, मतलब वॉल्यूम, उसको अब्दुल हामिद लाहौरी ने कंपाइल करा। 1650 के बाद जो आपके मोहम्मद वारिस है वो लास्ट वॉल्यूम, लास्ट के जो आखिरी के 8-9 साल है उसको कंपाइल, उसकी हिस्ट्री कंपाइल करते हैं। 1668 में जो शुरुआत के 10 साल रहे थे औरंगजेब की, उसकी हिस्ट्री को आलमगीर नामा में कंपाइल किया जाता है। और किसने किया था? मोहम्मद मिर्ज़ा कासिम। तो ये जितने भी क्रॉनिकलर्स थे इनको आप याद रखें। मैं एज अ फॉलोइंग में मैं पूछ सकता हूँ, एक तरफ मैं मिर्ज़ा कासिम का नाम दे दूंगा, एक तरफ मैं मोहम्मद वारिस का नाम दे दूंगा, एक तरफ अबुल फजल का नाम दे दूंगा, और एक तरफ गुलबदन बेगम का नाम दे दूंगा, और चार इस तरफ हुमायूं नामा, अकबरनामा, बादशाहनामा और आलमगीर नामा, और फिर आपको मिलाना होगा।
तो क्रॉनिकल्स और क्रॉनिकलर्स के बारे में आप ध्यान रखें इस चीज़ को हमेशा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड बुक। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है, इफ़ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ वॉचिंग, एक साथ रिवाइज भी करते चलो, जो भी सवाल मैंने पूछे उसको आप अटेम्प्ट भी करते चलो। तो प्लीज़ हैव अ थम्स अप, लाइक्स प्लीज़ कर दें, और जितने भी सवाल हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अटेम्प्ट करें, एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि लास्ट टाइम है तो ये वीडियो उनके लिए भी बड़ा मददगार हो सकता है। चैप्टर 10 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे डेट्स कुछ इस तरीके से हैं। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, जो कि कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद होनी चाहिए। 1764 आपका बैटल ऑफ बक्सर, 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी होगी, दीवानी राइट्स ये रहेंगे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भसड़ मचाना शुरू करा तो 1773 में रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट आएगा। उसके बाद 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आएगा, और इसी रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की गई थी 1773 में ही। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आएगा बंगाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाते हैं, चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1813 में फिफ्थ रिपोर्ट आएगा, और इसके बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ कंपनी का, तो इनकी जो इंडियन ट्रेड पे मोनोपोली थी वो छीन ली गई। 1832 में दामिनी को बनाया गया, किसके लिए बनाया गया था, किस ट्राइब के लिए दामिनी को बनाया गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नाउ 1855 से 56 के बीच जो संथाल रिवोल्ट है वो होता है। 1875 में दक्खन में रॉयट्स हुए। अब दक्खन में रॉयट्स जो होते हैं उसकी पूरी स्टोरी समझ लो, तो 1820s में वहाँ पे पहली बार रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ। अब वो रेवेन्यू सेटलमेंट थोड़ा सा जालिम था। फिर कॉटन बूम आता है 1857 में, कुछ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना होगी लंदन में, ताकि वो कॉटन के लिए अलग अलग लोकेशंस देखे, क्योंकि अमेरिका पे डिपेंडेंसी थी, तो ज़रूरी थी कि भाई अब अमेरिका अगर कुछ होता है, और होने वाला था आगे 4-5 सालों में फिर सिविल वॉर्स होते, तो अगर अमेरिका हमें कॉटन नहीं एक्सपोर्ट कर पाता तो फिर हम कहाँ देखेंगे। तो दो एसोसिएशन यहाँ पे बनेगी 1857 और 59 में, कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। इन दोनों ने इंडिया को एक बहुत ही अच्छा अनुकूल हब माना कॉटन का। और जब 1861 से 1865 के बीच आपका सिविल वॉर चल रहा था, तो इंडिया में कॉटन बूम आता है। कॉटन बूम खत्म होने के साथ ही अब इंडिया से कॉटन का एक्सपोर्ट भी खत्म हो गया, और उसके बाद उसी टाइम में लिमिटेशन लॉ भी पास किया, क्योंकि मनी लेंडर्स जो लगातार लोन दिए जा रहे थे और इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ रहा था प्रिंसिपल अमाउंट से, तो इसको खत्म करने के लिए लिमिटेशन लॉ पास किया गया। क्या कॉन्सेप्ट था लिमिटेशन लॉ का, हो सकता है कि आपसे ना पूछो, और अभी आप वन शॉट में देखने जाओगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, इसलिए आप इसको केवल अभी याद कर लो। फिर 1878 में, चूंकि जो डेक्कन रॉयट्स हुए थे 1875 में, उसको रिव्यू करने के लिए डेक्कन रॉयट्स कमीशन बना था, जिसने कहा कि भाई अंग्रेजों की तो कोई गलती ही नहीं है इसमें, उन्होंने कभी दोष नहीं ठहराया रेवेन्यू सेटलमेंट का, उन्होंने कभी दोष नहीं ठहराया इस मोनोपोलाइज्ड कॉटन ट्रेड का, कि भाई जब अमेरिका वापस से बहाल होता है तो सारे के सारे कॉटन के जो व्यापार थे वो वापस से अमेरिका के साथ होने लगे, इंडिया के साथ ही। तो उन्होंने कहा, डिक्कन रॉयट कमीशन ने कहा कि इस डिक्कन रॉयट के लिए, इस पीजेंट रिवोल्ट के लिए केवल और केवल मनी लेंडर जिम्मेदार है, ब्रिटिश अथॉरिटी ने तो अपना जहां तक हो सकता था काम करके दिखाया है। ये हमारा चैप्टर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहा। चैप्टर 11 में उतने इंपॉर्टेंट, उतने ज़्यादा डेट्स नहीं है। एग्जैक्ट डेट्स हैं 10 मई 1857 को आपके सिपॉय म्यूटिनी ब्रोक आउट होगी मेरठ से। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा की थी। इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे, तो र्यूमर्स के फैलने से, जो इन रिफॉर्म्स का जो आगमन था वो एक आपके लिए तो इंडिकेशन था यहाँ के लोगों के लिए, कि भाई यहाँ के लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये लोग हमें बर्बाद करने आए, हमारे सोशल कस्टम्स को हटाने आए और अपने सोशल कस्टम्स हम पे थोपने आए। तो 1829 में सती प्रथा का एबॉलिशमेंट होता है, ये भी आप याद रख लें। 1856 में एनेक्सेशन ऑफ अवध और समरी सेटलमेंट लगाया गया। 1798 में पहली बार जो है वो सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट बनता है, और 1801 में अवध ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। अब जब रिवोल्ट शुरू हुआ मई 1857 में, तो सितंबर 1857 में जो है दिल्ली को कॉन्कर करना शुरू करेंगे ब्रिटिश, और मार्च 1858 तक लखनऊ भी जो है, अवध भी जो है वो भी रिकवर हो जाता है। 1801 में अवध ने सब्सिडी लाइसेंस किया था, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं चैप्टर 11 से रिलेटेड। सब्सिडी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनेक्सेशन ऑफ अवध और समरी सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरठ किसी पर म्यूटिनी का डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखें। ओके, अच्छा एक चीज़ ये बता दो कि अवध का जब एनेक्सेशन हुआ तो रूलर कौन था वहाँ का, हु वाज द रूलर ऑफ अवध एट द टाइम ऑफ इट्स एनेक्सेशन। अब आता है चैप्टर 12 की तरफ। इसमें तो बतेरे डेट्स हैं, इसमें सवाल अगर कुछ भी आएंगे तो डेट से रिलेटेड ही आएंगे। 1639 में कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मद्रास में सेटल होंगे। 61 में बॉम्बे मिलेगा उन्हें दहेज में, एक्चुअली दहेज में ब्रिटिश प्रिंस को मिला था, उन्होंने इन्हें लीज पे दे दिया कंपनी वालों को। 1619 में कलकत्ता में सेटल होंगे, कलकत्ता एक्चुअली इन्होंने बसाया ही था, 2-3 गाँव को मिला के बना दिया। फिर 1510 में पोर्चुगीज गोवा में काबिज होंगे, डच जो है 1605 में मसूलीपट्टनम उड़ीसा में काबिज होंगे। उसके बाद 1673 में पौंडीचेरी में फ्रेंच काबिज होंगे। तो सबसे आखिरी में फ्रेंच आए थे, सबसे शुरुआत में पोर्चुगीज आए थे।
आपकी क्रोनोलॉजी कुछ इस तरीके से है, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ठीक है, तो ये आप याद रखो। बीच में डेनमार्क के भी लोग आए थे, बट चूंकि आपके चैप्टर में जिक्र नहीं है कहीं पे, तो आप उसको भूल जाए। 1673 में फ्रेंच सेटल्ड इन पौंडीचेरी। 1872 में पहला सेंसस होता है, उसके बाद 1881 से हर एक 10 साल पे सेंसस हुआ। तो पहला सेंसस 1881 में नहीं हुआ था, पहला ऑल इंडिया सेंसस 1881 में नहीं हुआ था, 1872 में हुआ था। व्हेन इट वाज सक्सेसफुल तो कहा गया कि ओके, अब 1881 से हम लोग हर एक 10 सालों पे सेंसस करवाएंगे। ऑल इंडिया सेंसस 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया, जिसके थ्रू बड़े बड़े मैप्स बनाए जाते थे। 1853 में पहली बार रेलवेज शुरू होती है। फिर 1815 से 1860 के बीच जो है आप गुरखा वार होता है, इसी दौरान आप शिमला ब्रिटिशर्स खोजते हैं। फिर 1835 में दार्जिलिंग जो है सिक्किम के रूलर से छीन लिया जाता है। 1864 में जॉन लॉरेंस जो उस समय के आपके वॉइसरॉय थे, उन्होंने अपना समर कैपिटल शिमला बना दिया, क्योंकि कैलकाटा बड़ी गर्मी पड़ती थी। 1746 से 1763 तक आपके कर्नाटिक वॉर्स हुए, और इसमें ही ये बात क्लियर हो गया कि इंडिया में अब कोई भी अगर कंपनी बचेगी, मतलब कोई भी यूरोपियन पावर बचेगी, तो केवल और केवल ब्रिटिशर्स ही बचेंगे। उसके बाद 1756 में सिराज ने जो है अटैक किया फोर्ट विलियम पे, और उसी के बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी बड़ी फेमस है। उसी के बाद बैटल ऑफ प्लासी भी होता है, और रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाएगा मद्रास से, और वो प्लान करेगा, और फिर वो सिराज को हराता है। और इसी के बाद लाइन ऑफ फायर भी क्रिएट किया जाने लगा। 1803 में वेलीजली माइन्यूट आएगा, पब्लिक हेल्थ को लेके, टाउन प्लानिंग को लेके। 1870 में लॉटरी कमेटी स्थापित की जाएगी। लॉटरी कमेटी का संदर्भ किस कॉलोनियल सिटी से था, ये मुझे बताओ, ठीक है। और आप हर एक आंसर के साथ ये मुझे हिंट जरूर दे देना, ऐसे लॉटरी कमेटी का संदर्भ किस सिटी से था, तो लॉटरी कमेटी डैश उस सिटी का नाम लिख देना, ताकि मुझे कमेंट बॉक्स में चेक करने में आसानी हो कि भाई आपने जवाब किसका दिया। ओके। 1869 में सुएज कैनाल बनता है, मेडिटेरेनियन ऑर्डर सी को जोड़ा, जिससे बॉम्बे की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। प्राइमस अरबा प्राइमस कहा जाता है प्राइमस करके, यानी कि द परफेक्ट सिटी। 1833 में टाउन हॉल बनाया गया, किस आर्किटेक्चर पे बनाया गया था टाउन हॉल ऑफ बॉम्बे, ये बताओ मुझे। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी लेड की जाएगी। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया जो बना था वो किस स्टाइल में बना था, किस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना था, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। नाउ 1911 में ही कैपिटल ट्रांसफर होगी कलकत्ता से दिल्ली, तो दिल्ली दरबार लगाया जाता है। एंड 1773 में मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना होगी। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। नाउ वी आर मूविंग टू चैप्टर 13। यहाँ पे हमारे पास भी अच्छे खासे डेट है। सबसे पहले गांधी जी से ही चैप्टर शुरू होता है, तो 1893 से 94 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहेंगे 20 साल। फिर जनवरी 1915 ही केम टू बैक टू इंडिया। 19 उस बीच क्या हुआ था, तो 1905 में पार्टीशन होगा बंगाल का, इसके रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। फिर 1907 में चूंकि कांग्रेस में दो तबका बढ़ चुका था, ये ऑफिशियली टूट गया, कांग्रेस ऑफिशियली टूट गया, एक तबका मॉडरेट्स का, एक तबका एक्सट्रीमिस्ट का। तो सूरत में स्प्लिट होता है, क्योंकि इसका जिक्र आपकी किताबें नहीं, बट फिर भी मैंने डाला, क्योंकि इस स्प्लिट का जिक्र आपकी किताब में किस अधिवेशन में हुआ था ये नहीं बताया गया। तो सूरत अधिवेशन में 1907 में ऑफिशियली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे कांग्रेस से। फिर फरवरी 1916 में इनाग्रेशन ऑफ BHU अटेंड करेंगे गांधी जी, पहली बार नेशनलिज्म को ओपन फॉर ऑल करने की बात उन्होंने यहीं पे की थी। फिर दिसंबर 1946 में लखनऊ अधिवेशन होगा, जहाँ पे आपके राजकुमार शुक्ला से ये मिलेंगे, और फिर चंपारण जाएंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा एंड अहमदाबाद में सत्याग्रह करेंगे। 1948 से 18 के बीच आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड होगा, ये खत्म होती है रॉलेट एक्ट लगा दिया जाता है। तो मार्च 1919 में रॉलेट सत्याग्रह करेंगे। फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट लगाया गया था, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसाकर के साथ रॉलेट सत्याग्रह कैंसिल हो जाता, बिकॉज नॉन वायलेंस सब शुरू हो चुका था, सॉरी वायलेंस सब शुरू हो चुका था। 1921 में यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करके खिलाफत के साथ साथ, खिलाफत पहले से चल रहा था उसके साथ जोड़ दिया गया, ताकि जो स्कोप है वो बढ़ जाए और मुस्लिम हिंदू यूनिटी भी बढ़े। 1922 में फरवरी 1922 में चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट होगा, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेंगे। उसके बाद ये कुछ दिनों तक सोशल रिफॉर्म करते हैं, पॉलिटिक्स से दूर जाते हैं। इस बीच कुछ पॉलिटिकल इवेंट जरूर हुए थे, जैसे 1928 का बारदोली सत्याग्रह और सैमल कमीशन मूवमेंट। 1929 दिसंबर में लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन दो चीज़ों से खास, एक तो जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे, और उस सेशन में ही कहा गया था कि हम लोग पूर्ण स्वराज से नीचे तो मानेंगे ही नहीं, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए, वी आर ओनली सेटिस्फाइड विद द पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज आवर गोल। और इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को कहा गया कि हम लोग हर एक साल इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार तो दिसंबर में ही हो गया था, बट क्योंकि वो 26 जनवरी का जो डेट था, इसको हमें मेमोरेबल बनाना था। हमने पहले डिसाइड किया हुआ था 1929 में कि हम लोग इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, बट स्वतंत्रता तो हमें अगस्त में मिली है, तो इसीलिए हमने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया 26 जनवरी 1950 को। मार्च 1930 में ये शुरू करेंगे डांडी मार्च, इसके साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होगी। फिर इसकी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रुकेगा, गांधी इरविन पैक्ट के साथ समझौता होगा, प्रिजनर्स रिलीज किए जाएंगे। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बांट लेंगे। सितंबर 1931 में हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट और थर्ड में नहीं लिया था।
इसके बाद अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड आएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था वो बढ़ा दिया गया दलितों के लिए भी। तो इसको लेके फिर अनशन पर बैठ जाएंगे सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट होगा कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट दलित एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रोविजन है वो रहेगा, बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा। तो ये अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। फिर 1937 में पहली बार डायरेक्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे। कांग्रेस ने बहुत बढ़िया जीत हासिल की। 1939 से 45 तक आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड होगा। और 1939 में ही जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे और रिजल्ट के तहत जो कांग्रेस की अलग अलग गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने रिजाइन दे दिया 1939 के वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू होती, क्योंकि कॉपरेशन वो नहीं करना चाहते थे ब्रिटिशर्स से। फिर ब्रिटिशर्स कॉपरेशन डिमांड कर रहे थे, तो 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया, वो फेल हो गया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। फिर 1945 में विबल प्लान आता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एग्री करने के लिए किसी एक पॉइंट पे कंसेंसस बनवाने के लिए दोनों में, लेकिन फेल हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, ये भी फेल हो गया। इसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस होगा, पार्टीशन होगा, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी जो है उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा। So these are some important dates of chapter 30। अब आगे बढ़ता है चैप्टर 14 की तरफ। शुरुआत करेंगे 1916 से। लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट होगा। ये एक ज्वाइंट अधिवेशन था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, क्योंकि 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया था तो कांग्रेस के लोग इसे तवज्जो नहीं दे रहे थे, इसे मान्यता नहीं दे रहे थे। तो लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ कि ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुसलमानों के लिए है वो जायज़ है और हम लोग इसे मान्यता देंगे। तो ये लखनऊ पैक्ट में साबित हुआ था। और इसी लखनऊ अधिवेशन में तो राजकुमार शुक्ल से गांधी जी मिले थे। और सेपरेट इलेक्टोरेट आया कब? तो 1909 में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट आया, मुसलमानों के लिए पहली बार आया था। फिर उसके बाद 1919 में हर एक अगले एक्ट के तहत इसके स्कोप को बढ़ाया जा रहा था। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। 1937 में पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे। लीग ने बहुत बुरा परफॉर्म किया। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना होगी। 1930 में प्रेसिडेंशियल एड्रेस इकबाल ने वहाँ पे इलाहाबाद में दिया था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स को एक ऑटोनॉमी प्रदान करने की बात की थी, एक अलग नेशन की नहीं बात की थी। जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, चाहे वो NWFP हो गया, वेस्ट पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ईस्ट बंगाल हो गया, इन सबको एक ऑटोनॉमी प्रदान करो। फिर 1940 में ऑफिशियली लाहौर रेजोल्यूशन पास हो गई, ही जो इकबाल ने कहा था इसको ऑफिशियली मुस्लिम लीग ने पारित कर दिया कि भाई हमें जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं उनकी ऑटोनॉमी दे दो। मतलब उनमें जो जिसकी भी सरकार रहेगी, चाहे आपकी रहेगी हमारी रहेगी, तो सेंटर का कम से कम वहाँ पे इंटरफेरेंस होना चाहिए। और उनको भी पता था कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं, तो अगर हमने अच्छे से काम किया तो कांग्रेस की गवर्नमेंट तो कभी बनेगी नहीं, हमारी ही बनेगी। तो इसी लाहौर रिजोल्यूशन को बाद में इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान रिजोल्यूशन कहा गया, क्योंकि इस रिजोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल था पार्टीशन, इसीलिए। फिर 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट होगा। इसी टाइम में मुस्लिम लीग ने जो है वो अपना बेसिस एक्सपैंड किया पंजाब और सिंध के इलाकों में, NWFP के इलाकों में। 1946 में फिर सेकंड प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे एंड मुस्लिम लीग परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा और ये फेल हुआ। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे होगा। कलकत्ता किलिंग्स और चारों तरफ अब रॉयट्स फैल जाएंगे। फिर मार्च 1947 तक जो कांग्रेस तैयार नहीं थी पार्टीशन के लिए, वो तैयार होगी और ऑफिशियली 14 अगस्त 1947 को हमारा पार्टीशन होता है और एक नया देश निकल के सामने आता है, दैट इज पाकिस्तान, और हमारी आज़ादी होती है 15 अगस्त 1947 को। दैट वाज ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स इन दिस चैप्टर। अब आगे बढ़ता है चैप्टर 15 को। अगर देख ले, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ डेट्स है नहीं, कुछ ही डेट्स हैं, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। फरवरी 1946 में रॉयल नेवी में म्यूटिनी हुई, जो वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स काम कर रहे थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हुआ, अब्यूज़ किए जाते थे वो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे म्यूटिनी करनी शुरू की। ये एक बड़ा इवेंट है। फिर दिसंबर 1946 में, अब संविधान सभा की बात कर ले, चूंकि रॉयल नेवी म्यूटनी का जिक्र है आपके चैप्टर में, इसलिए मैंने इसे बता दिया। दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करेंगे जवाहरलाल नेहरू। 1935 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आया था। और दिसंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो जाता है। नवंबर 1949 में बन गया था, दिसंबर में इट वॉज साइंड, ठीक है, बाई ऑलमोस्ट कितने लोगों के द्वारा साइन किया गया था, कमेंट बॉक्स में बताओ। और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्ट कर दिया गया। इट वॉज इनएक्टेड इन 26 जनवरी 1950। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स थे हमने सारों को कवर कर दिया है। इस PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो ड्राइव की लिंक दी गई है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, वहाँ के फाइल सेक्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी डेट को लेके दिक्कत है तो आप फिर मुझे कांटेक्ट करें। मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ बनाने की, जिसको मैं कल सुबह पब्लिश करूँगा, या अगर कल पब्लिश ना हो सका तो मैं कल एक लाइव सेशन ही ले लूँगा परसों जिनके एग्जाम उनके लिए, कि जो अरेंजमेंट बेस्ड सवाल आ सकते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने मॉक में उनको तैयार किया ही है, जो प्रैक्टिस सेट है वो उसमें लगाया हुआ है, मॉक्स में लगाया हुआ है। तो जो इनरोल अगर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हिस्ट्री मॉक का लिंक दे दिया, आप वहाँ से इनरोल कर सकते हो। फ्री मॉक अटेंड कर लो, देख लो कैसा है, फिर हिस्ट्री मॉक में इनरोल कर लो। पॉलिटिकल साइंस में इंडिविजुअली करना तो भी कर लो। और तीनों में, हिस्ट्री पोल साइंस इको, तीनों के मॉक्स अवेलेबल है। तो तीनों में अगर आप
एक साथ करते हो तो आपके पैसे बच जाएंगे। 349 के आसपास का प्लान है कॉम्बो, तो ये आप इसमें इनरोल कर सकते हो। टिल देन इफ़ यू हैव लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। आप इस वीडियो को रिकमेंड करें, क्योंकि रीच थोड़ी सी जो है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं है। सो वी नीड योर सपोर्ट इन रीचिंग आउट टू मेनी पीपल। अगर आपको सीयूटी में हम लोगों को मदद करना है, अगर आपको बोर्ड्स में हमसे मदद मिली है, प्लीज़ आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड करें, ठीक है? इससे हमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करना। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। वी विश यू ऑल द बेस्ट, ताकि आप बढ़िया से एग्जाम दे सको। एंड टेक नो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं लेना। सीयूटी जस्ट एक एग्जाम है। एक दिन हो सकता है आपके लाइफ का खराब हो, बट दैट विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अगले साल भी सीयूटी आएगा और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो अगर आपका एग्जाम किन्हीं कारणों से खराब जाता है, वैसे तो वी आर नॉट विशिंग दिस, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होता है तो हैव गुड हार्ट, आप लेट गो करें एंड फिर से शुरू करते हैं। वी आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।